बचपन के दिन। नमस्कार। YouTube के विश्व भारती चैनल में क्लास 9th के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं 9th क्लास के बच्चों को महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के बचपन के दिन होते हैं। यदि कोई बचपनावस्था में हो तो जब वह युवावस्था में जाता है, वृद्धावस्था में जाता है, तो उसे स्मृति आती है, याद आती है कि मेरा बचपन का दिन कैसा रहा था और आज सब कुछ बदल गया है। बचपन के दिनों को जब हम याद करते हैं तब वह बचपन के दिन एक सपने की भांति, एक सपने जैसा लगता है, क्योंकि सब कुछ बदला सा नजर आता है। महादेवी का कोई भी कथा विरह वेदना से, दर्द से भरा हुआ रहता है। कोई उसमें उत्साह का वर्णन नहीं होता। जो दिन बीत जाते हैं वे पुनः आते नहीं। जैसे लेखिका के बचपन के दिन बीत गए तो जब वह युवावस्था में उस दिन को याद करती है तो उसे अजीब सा प्रतीत होता है। अब मैं पाठ पर चला रहा हूँ। पाठ को लाइन बाय लाइन लेकर चलूँगा, ध्यान देंगे। पुनः ये क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। हिंदी लास्ट कर रहा है, हिंदी बुक लास्ट कर रहा है, मात्र एक चैप्टर है। इसके बाद मात्र एक ही चैप्टर है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। स्मृति मीन्स होता है बीते हुए दिन को याद करना। बीते हुए दिन को जब वर्तमान समय में हम याद करते हैं, अपने मानस पटल पर लाते हैं, तो यही अनुभूति होती है कि इसमें विचित्र सा आकर्षण है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। वर्तमान में और बीते दिनों में इतना का अंतर होता है कि उसको याद करने पर यही अनुभव होता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देखा। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। कौन? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के परिवार में कई पीढ़ियों तक लड़की नहीं थी।
मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। 1-2 वर्ष नहीं, 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। 2 वर्ष के अंतराल में तो कोई लड़की हुई नहीं, लेकिन 200 वर्ष के पहले की कहानी को देखा जाए, पहले के समय को देखा जाए, तो उस समय में लेखिका के परिवार में कोई भी लड़की जन्म लेती थी तो उसे मार दिया जाता था, उसे मृत्यु के घाट पहुंचा दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा की पूजा की, बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। कुल देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जैसे महादेवी वर्मा के परिवार में कुल देवी कौन थी? माँ दुर्गा थी। इनके बाबा, जिनको दादा कहते हैं, दुर्गा के परम भक्त थे। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। इसके पहले महादेवी वर्मा के परिवार में लड़कियों की खातिर नहीं हुई थी, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार वर्मा परिवार में हुआ करता था, वह दुर्व्यवहार महादेवी या लेखिका के साथ नहीं हुआ। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता अंग्रेजी जानते थे, और हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, कोई माहौल नहीं था। माहौल कब बना, आगे देखें। अभी तक आपने क्या देखा? एक पैराग्राफ में आपने क्या देखा? एक पैराग्राफ में हम सब यही देखे कि महादेवी वर्मा लगभग 200 वर्ष के बाद अपने परिवार में जन्म ली। कहने का मतलब 200 वर्ष के अंतराल में वर्मा परिवार में कोई लड़की नहीं हुई थी, कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी, और 200 वर्ष के पहले जो लड़कियां जन्म लेती थी उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। उनके बाबा दुर्गा के भक्त थे। कुल देवी दुर्गा थी। जब लेखिका जन्म ली तो परिवार में उनकी बहुत खातिर हुई, बहुत आदर सत्कार हुआ। इसके पहले उस परिवार में लड़कियों का आदर सत्कार नहीं होता था। बाबा उर्दू फारसी जानते थे। पिता
के पास अंग्रेजी की अच्छी जानकारी थी, हिंदी का माहौल नहीं था, हिंदी जानने वाले परिवार में कोई नहीं थे। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। जबलपुर एमपी में पड़ता है। जब वे जबलपुर से आई तो वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया। जब पिता की शादी हुई, माँ घर में आई तो घर में हिंदी लाने वाली कौन थी? माँ। किनकी माँ? लेखिका की माँ। लेखिका की माँ धार्मिक स्वभाव की महिला थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ने सिखाया। किसने? लेखिका की माँ ने। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द विदुषी होता है। परिवार में बाबा का लक्ष्य उच्च कोटि का था। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं। बाबा चाहते थे कि हमारे परिवार में अभी तक एक दो भाषा के जानकार, अधिक से अधिक एक दो भाषा के जानकार व्यक्ति हुए, लेकिन उन बाबा की इच्छा थी कि ये विविध भाषाओं के जानकार हो जाए, क्योंकि उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मेरी ये जो पोती है वे महान महाविदुषी बने। मेरे आगे देखें। लेकिन वह मेरे बस की बात नहीं थी। उर्दू फारसी में ये इंटरेस्ट नहीं लेती थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। परिवार का प्रभाव, माता पिता का प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ता है। लेखिका की माँ धार्मिक स्वभाव की महिला थी। हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी जानती थी। पूजा पाठ के समय जब वे गीता का पाठ करती संस्कृत में, उस समय लेखिका भी वहाँ बैठे रहती, लेखिका भी सुनती। इसलिए लेखिका को
संस्कृत से तो लगाव कुछ कुछ रहा है, लेकिन उर्दू पढ़ाने के लिए जब मौलवी साहब आते तो उर्दू से लेखिका को एलर्जी रहता, वे चरपाई के नीचे छुप जाती, लेकिन जब पंडित जी संस्कृत पढ़ाने आते तो वे पढ़ती। बाद में मिशन स्कूल में उनका नाम लिखवा दिया गया। मिशन स्कूल का वातावरण लेखिका को पसंद नहीं आया, इसलिए वह मिशन स्कूल में जाना बंद कर दिया। फिर लेखिका को क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया, जहां 5वें दर्जे में इनकी भर्ती हुई, नामांकन हुआ। वहां का माहौल ठीक था, ईसाई लड़कियों के साथ साथ हिंदू लड़कियां भी पढ़ती थी। जाति पात का कोई भेदभाव नहीं था। लोगों का एक ही मेस था। सात्विक भोजन लोग ग्रहण करते थे। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। विद्यालय का हॉस्टल था। विद्यालय के हॉस्टल में एक एक कमरे में 4 लड़कियां रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पक्षी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। जिस छात्रावास में लेखिका पढ़ती थी, उसी छात्रावास में सुभद्रा कुमारी चौहान भी पढ़ती थी। लेखिका का नामांकन 5वें क्लास में हुआ था और सुभद्रा कुमारी का नामांकन 7वें क्लास में। लेखिका से सुभद्रा कुमारी 2 साल सीनियर थी। लेखिका को माहौल अच्छा मिला, क्योंकि उस समय सुभद्रा कुमारी कविताएं लिखा करती थी। साथ रहने के कारण लेखिका भी उनसे छुप छुप करके कविता लिखती रही। एक दिन सुभद्रा कुमारी को मालूम चला कि महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती है। उसने महादेवी के टेबल डेस्क के नीचे, किताबों के नीचे खोज की तो बहुत सारा चीजें मिला जो महादेवी
प्रतिदिन लिखा करती थी। सुभद्रा कुमारी कुछ ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, ज्वलनशील थी। वह जब देखी कि मेरे जैसा ये भी कविता लिखने लगी तो उनको ज्वलन हुआ। जब लिखित प्रमाण महादेवी का उसने पाया, उसके बाद जैसे किसी अपराधी को सब क्लासों में कोई गलत काम करने वाले विद्यार्थी को सब क्लासों में घुमाया जाता है, ऐसे सुभद्रा कुमारी ने महादेवी का हाथ पकड़े और उनके लिखे हुए लेखों को लेकर, चिट्ठों को लेकर सभी क्लासों में घुमा दी और बोली कि एक कविता भी लिखती है। बाद में सुभद्रा कुमारी में और लेखिका में घनिष्ठता हो गई, मित्रता हो गई। आगे देखें। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। तुक मिलाते थे मतलब अपनी कविता को सजाते थे। कौन? महादेवी और सुभद्रा कुमारी चौहान हॉस्टल में पेड़ की डाल पर बैठकर। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। विद्यालय में अच्छी व्यवस्था थी। खेलने कूदने के क्रम में भी ये लोग अपनी कविताओं को, अपने कथन को, अपने आकर्षण करने वाले चीजों को स्त्री दर्पण पत्रिका में भेज देती थी। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर कवि सम्मेलन होने लगे। विद्यालय में खेल कूद के साथ साथ कवि सम्मेलन भी समय समय पर होने लगा, तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया था। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे। तो क्रास्थवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते, कभी श्रीधर पाठक होते, कभी रत्नाकर जी, कभी कोई होता। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। पढ़ने के क्रम में सुभद्रा कुमारी की प्रतिभा निखरती रही। विद्यालय में समय समय पर कवि सम्मेलन भी हुआ करता था, उसमें सुभद्रा कुमारी भी भाग लेती थी। ये कब की बात है? 1917 की बात है। उस समय गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हो गया था। हाँ, उस समय इनकी अभिरुचि बढ़ती गई। किनकी? सुभद्रा कुमारी नहीं, महादेवी वर्मा की। सुभद्रा कुमारी कवि सम्मेलन में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, वे नहीं जाती थी। लेकिन महादेवी वर्मा कवि सम्मेलन में जाया करती थी। विद्यालय के ही एक मैडम इनको लेकर के जहाँ कवि सम्मेलन होता वहाँ जाती और
ये अच्छी अच्छी कविताओं को सुनाती। पढ़ने के क्रम में इनको 100 पदक मिले होंगे। किनको? महादेवी वर्मा को। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। महादेवी वर्मा को कविता अच्छा बोलने पर एक चांदी का कटोरा पुरस्कार के रूप में मिला। बड़ा नकाशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इसी कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। आनंद भवन इलाहाबाद में पड़ता है। आनंद भवन उस समय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था। उसी में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई, अपना कटोरा भी लेते गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी। पुरस्कार में मिला। अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। मन में प्रसन्नता हो रही थी कि इतने बड़े आदमी को मैंने अपना कटोरा दी है। वे जहाँ जहाँ जाएंगे मेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए कटोरा देने से क्षणिक दुख महादेवी वर्मा को हुआ, लेकिन वे अंदर से खुश थी कि मैंने किसी गंवार आदमी को कटोरा नहीं दिया हूँ। मैं एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी को कटोरा दी हूँ। और सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। सुभद्रा कुमारी की पढ़ाई पूरी हो गई। तब महादेवी की कमरे में 3 लड़कियां हो गई तो चौथी लड़की के रूप में जेबुन्निसा नाम की एक लड़की आई। कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी क्योंकि नई थी और महादेवी वर्मा सीनियर थी। सीनियर लोगों की मदद जूनियर लोग किया करते हैं, इसलिए जेबुन महादेवी का प्राय काम कर देती थी, जिससे महादेवी को पढ़ने का कुछ लिखने का अवसर मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। हिंदी में मराठी शब्दों को डालकर बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तादिन जी थी, जीनत बेगम,
जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वाह देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन जब हाँ देसी कौवा मराठी हाँ देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी नहीं उस, उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसी ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। कहने का मतलब मराठी में हिंदी मिक्स करके बोलती थी तो उस्तानी को पसंद नहीं आया। कही कि जलने लगी कि ये मराठी के साथ साथ हिंदी भी बोलने लगी। जेबुन केवल अपनी जो भाषा थी मराठी भाषा बोलने लगी। कहती थी कि हम मराठी है तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। कहने का मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। जो अवध की लड़कियां थी वे अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की बुंदेली, कोई अंतर नहीं था। विविध भाषा भाषी लड़कियां साथ में रहती थी लेकिन उन लोगों में कोई अंतर नहीं आता था। सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहती थी। सांप्रदायिकता की भेदभावना नहीं थी। हम पढ़ते ही हिंदी थे। कौन? लेखिका। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था। हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। जहाँ महादेवी वर्मा रहा करती थी वहीं पर एक नवाब रहा करते थे जिनकी बेगम साहिबा भी उनके साथ रहा करती थी। वे महादेवी वर्मा से बोलती थी कि हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारे माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। इतनी घनिष्ठता पहले थी कि लेखिका का जन्मदिन बेगम साहिबा के घर मनाया जाता था और बेगम साहिबा के बच्चे का जन्मदिन लेखिका के घर मनाया जाता था। दो जाति के होते हुए भी इतनी घनिष्ठता उस समय थी। आज सुनने पर आश्चर्य लोग करेंगे कि विविध जात के लोग में कितना प्रेम था। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इस पर मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे।
मुहर्रम मुस्लिमों का त्योहार है। मुस्लिम के त्योहार पर महादेवी वर्मा को भी कपड़े बनते थे, और जब हिंदू का त्योहार होता था तो उस समय नवाब साहब के बच्चे को भी कपड़े बनाया करते थे। कौन? महादेवी वर्मा के पिताजी। फिर एक छोटा भाई हुआ, किनका? महादेवी वर्मा का। वहां तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखेंगे, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। किनके लिए? महादेवी वर्मा के भाई के लिए। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है तो वे माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बहुत सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इनका नाम मनमोहन रखती हूँ। मनमोहन कौन थे? महादेवी वर्मा के भाई, छोटे भाई। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला तो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह समय सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। कहने का मतलब, साधारण से साधारण घरों में अच्छे अच्छे विद्वान हुआ करते थे। जैसे महादेवी वर्मा के घर में उनके छोटे भाई मनमोहन वर्मा महादेवी वर्मा से भी तेज तरार निकले और प्रोफेसर बने। आगे चल करके वाइस चांसलर बने, जो एक यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं, जिनको कुलपति कहा जाता है। उस समय हिंदू मुस्लिम दो परिवार के लोग एक साथ रहते थे और दोनों में कितनी अच्छी घनिष्ठता थी, कितना अच्छा भाईचारा था। उस समय को जब महादेवी वर्मा याद करती है तो उन्हें सपने सा लगता है कि मेरे बचपन के दिन अब केवल स्मृति के रूप में, संस्मरण के रूप में, यादगार के रूप में रह गए हैं। अब इस पाठ के सारांश को देखें। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण है। संस्मरण को मैं बोला यादगार। इसमें उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादें प्रस्तुत की हैं, जैसे जन्म और शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। महादेवी के खानदान में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, अतः लगभग 200 वर्ष बाद महादेवी ने परिवार में जन्म लिया। महादेवी के बाबा ने दुर्गा पूजा करके कन्या मांगी थी, अतः महादेवी का बचपन में कोई कष्ट नहीं सहना पड़ा। उन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ने की सुविधा दी गई। किनको? महादेवी वर्मा को। उनकी माता ने उन्हें हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया।
क्योंकि माता जबलपुर से आई थी, हिंदी भाषी थी, और जब माँ घर में आई तब से ही हिंदी का प्रचलन हुआ और महादेवी वर्मा को भी हिंदी में रुचि हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान से मित्रता हुई। कब मित्रता हुई? जब महादेवी वर्मा को क्रास्थवेट स्कूल में नामांकन कराया गया तो वहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान भी पढ़ा करती थी, गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उस हॉस्टल में सुभद्रा कुमारी के साथ महादेवी वर्मा भी रहने लगी, क्योंकि उस कॉलेज के, उस विद्यालय के हॉस्टल में एक एक कमरे में 4-4 लड़कियां रहती थी, जिसमें सुभद्रा कुमारी के साथ महादेवी वर्मा भी रहा करती थी। और सुभद्रा कुमारी कुछ कविताएं लिखती थी। सुभद्रा कुमारी को देख करके महादेवी वर्मा भी कुछ लिखने लगी, क्योंकि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। सुभद्रा कुमारी यदि नहीं होती तो महादेवी वर्मा लेखिका या कवयित्री नहीं बनी होती। एक दिन सुबह सुभद्रा कुमारी को पता चला कि महादेवी कुछ छिप छिप कर लिखती है। इसका उन्होंने पर्दाफाश किया। सन 1917 की बात है। उन्हीं दिनों कवि सम्मेलन होने लगे। हिंदी के प्रचार का युग था। महादेवी भी सम्मेलन में जाने लगी। क्रास्थवेट की एक मैडम उन्हें साथ लेकर जाती थी। कवि सम्मेलन के अध्यक्ष हरिऔध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर जी जैसे महान कवि होते थे। महादेवी अपना नाम सुनने की बेचैनी से प्रतीक्षा करती थी। उन्हें प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। वहीं कवि सम्मेलन में महादेवी को चांदी का नकाशीदार कटोरा भेंट मिला। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन आए। आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन चुका था। महादेवी तथा अन्य छात्राएं रोज अपने जेब खर्च में से कुछ धन एकत्र करके देश हित में अर्पित किया करती थी। महादेवी ने बापू को पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा दिखाया और पुनः बापू को भेंट स्वरूप दे दी। छात्रावास में जेबुन नामक एक मराठी कन्या महादेवी के साथ सफाई का काम कर देती थी। वह हिंदी और मराठी की मिली-जुली भाषा में बोलती थी। वहाँ एक उस्तानी बेगम भी थी, जिसे उसकी मराठी पर एतराज था, परंतु जेबुन कहती थी, हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उन दिनों छात्रावास में सांप्रदायिकता नहीं थी। बेगम साहिबा के बारे में कुछ जाने। जब महादेवी विद्यापीठ में आई तब भी बचपन में ये संस्कार उसी तरह से बने रहे। जिस कंपाउंड में महादेवी रहती थी उसी में जवारा के पुराने नवाब भी रहते थे। उनकी बेगम आग्रह करती थी कि महादेवी उन्हें ताई कहे। बाद में दोनों परिवार में काफी घनिष्ठता हो गई। महादेवी के भाई का नामकरण किसने किया? महादेवी का छोटा भाई जन्मा तो बेगम साहिबा ने महादेवी के पिता से कहकर नेग लिया और ताई बनकर कपड़े आज भेंट दिए और उसका नाम मनमोहन उन्होंने रखा। किसने? बेगम साहिबा ने।
किसका नाम रखा? महादेवी वर्मा के भाई का नाम, जो आगे चल करके प्रोफेसर बने और उससे आगे बढ़ने पर वे वाइस चांसलर बने। तो कहने का मतलब प्रतिभा का हनन नहीं होता, जिसके अंदर प्रतिभा होती है उसमें एक न एक दिन अच्छा निखार आता है। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखें। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। उत्तर, उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्रायः उन्हें जन्म लेते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। महादेवी वर्मा अपने संस्मरण में लिखती है, बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता, सब चुपचाप विदा हो जाते। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों को पनपाना स्वाभाविक था। ख देखिए, पहला का ख, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदल गई है। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं समझते। धीरे धीरे लोग लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं रखते। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह स्वागत सत्कार करते जैसे लड़कों का करते। शहर में लड़कियों को लड़के की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु देहात में अभी थोड़ा अंतर है। परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज जितनी भी भ्रूण हत्याएं हो रही है, लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए हो रही है। देश में लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महानगरों में सबसे कम लड़कियां चंडीगढ़ में है, जो देश का एक उन्नत शहर माना जाता है। वहाँ न शिक्षा कम है न धन वैभव। वास्तव में लड़कियों के जन्म को रोकना वहाँ के निवासियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उसके शब्दों में ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। वे हिंदी तथा संस्कृत जानती थी, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। महादेवी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले
पढ़ गाती थी, प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा के पद गाती थी, वे लिखा भी करती थी। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा की पारिवारिक संबंध सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर थे। जवारा की बेगम ने ही इनके भाई का नामकरण भी किया। वे हर त्योहार पर उनके साथ घुल मिल जाती थी। ऐसे आत्मीय संबंधों की आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन ही बने हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मेरे बचपन के दिन पाठ की रूपरेखा को कुछ मैं दर्शा रहा हूँ, उसको स्टूडेंट्स मस्तिष्क में रखेंगे। इससे कहानी समझने में सुविधा होगी। पाठ की रूपरेखा या पाठ की मुख्य बिंदु, ओरिजिन ऑफ दिस चैप्टर। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय के सहपाठिनों मतलब साथ पढ़ने वाली स्टूडेंट्स, गर्ल्स को सहपाठी का स्त्रीलिंग शब्द सहपाठिन होता है। जैसे धोबी का धोबिन, नाई का नाइन, बाघ का बाघिन, उस तरह से सहपाठी का सहपाठिन स्त्रीलिंग शब्द है। छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। पुनः देख लें, क्योंकि मीनिंग मैंने समझाने लगा। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय के सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। आगे रूपरेखा में आप देखेंगे, महादेवी वर्मा कहती है, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा गया हो। परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। वे अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। उनके परिवार में प्रायः 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई थी। सुना जाता है कि जब लड़कियां होती थी तो जन्म लेते ही उसे मार दिया जाता था। उनके बाबा दुर्गा के परम भक्त थे। उनकी कुल देवी दुर्गा थी। बाबा उर्दू फारसी जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई घर में माहौल नहीं था। बाबा की आंतरिक इच्छा थी कि वे लेखिका को विदुषी बनाएं। इस संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। किसने? लेखिका ने। संस्कृत भी पढ़ी, लेकिन उर्दू फारसी में अभिरुचि नहीं रही। कुछ दिनों के बाद परिवार के लोगों ने, खासकर बाबा ने, मिशन स्कूल
में उनका नामांकन कराया, लेकिन वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए लेखिका ने उस स्कूल में जाना बंद कर दी। फिर इनको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज भेजा गया, जहाँ 5वें दर्जे में इनका नामांकन हुआ। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। लोगों का एक ही मेस था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे पढ़ती थी। लेखिका से 2 साल सीनियर थी। वे कविता भी लिखती थी। उनका अनुकरण लेखिका करने लगी और ये भी चौहान के चुपके चुपके कुछ कविताएं रचने लगी, लिखने लगी। इधर माँ का प्रभाव पुत्री पर विशेष रूप से था। माँ से जो कुछ भी उन्हें मिला, विरासत में मिला था, वे लेखिका या कवयित्री जीवन में उनका आधार बना। माँ मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन करके लेखिका भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। इससे कहते हैं कि माँ से जो कुछ भी मिला वर्मा को, वे सब प्लस रहा। इसके लिए उन्होंने कोई गहन अध्ययन नहीं किया, बल्कि माहौल से माँ ने उनको कुछ चीजें दे दी। एक दिन सुभद्रा कुमारी को पता चला कि वर्मा कविता भी लिखती हैं और उनके डेस्क और ड्रावर में देखने पर कुछ चिट्ठे, कुछ पेज मिले जो कविता रचे गए थे। चौहान अपराधी की भांति उसे पकड़कर विद्यालय के सभी कमरों में ले जा करके घुमाई और कही कि ये कविता भी लिखती है। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी। उस डाल पर लेखिका और उसके सहपाठिन बैठ जाते थे। कब? छुट्टी के वक्त। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। कौन? महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप जाती थी। फिर विद्यालय में कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। कौन? लेखिका महादेवी वर्मा और उनके सहपाठिन भी कवि सम्मेलन में जाने लगी। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में आई थी। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट से मैडम लेखिका को साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कौन? लेखिका कविता सुनाती थी। कहाँ? कवि सम्मेलन में। वहाँ के अध्यक्ष कभी हरिऔध होते थे, कभी श्रीधर पाठक, कभी रत्नाकर जी, कभी और कोई वरिष्ठ विद्वान अध्यक्ष के रूप में होते थे। कब लेखिका का नाम पुकारा जाए उसे बेचैनी रहती थी। लेखिका प्रायः प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती थी। 100 से कम पदक उनको
पढ़ने के क्रम में नहीं मिले होंगे। एक बार की घटना आती है कि एक कविता पर उसे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। लेखिका और उनके सहपाठी अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। लेखिका बापू को चांदी का कटोरा दिखाया। कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है, लेखिका ने बोला। कहने लगे, अच्छा तो मुझको दिखाओ। लेखिका ने गांधी को चांदी का कटोरा आगे बढ़ाया तो वे उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब बड़े आदमी कटोरा मांग दिए तो लेखिका शर्मा गई। मैंने दे दिया। किसने दे दिया? लेखिका ने दे दिया और लौट आई। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा उनके कमरे में आकर रही, क्योंकि एक एक कमरे में 4-4 छात्राएं रहती थी। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। लेखिका भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। जेबुन कहती थी, क्या कहती थी? नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, मैं मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे। उस समय यह देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड से आने वाली बुंदेली बोलती थी। कहने का मतलब कोई भेदभाव नहीं था। एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। लेखिका जब विद्यापीठ आई तब तक उनके बचपन का वही क्रम चलता रहा जो आज तक चलता आ रहा है। बचपन का एक और भी संस्कार था कि लेखिका जहाँ रहती थी वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छीन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उनकी पत्नी बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हमारे जन्मदिन, किनके जन्मदिन? लेखिका के जन्मदिन बेगम साहिबा के यहाँ मनाए जाते थे और उनके बच्चे का जन्मदिन लेखिका के यहाँ मनाया जाता था। इतनी प्रगाढ़ प्रेम दोनों जाति के लोगों में उस समय थी। उनका एक लड़का था। उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर लेखिका और उसके सहपाठी राखी बांधने जाती और उन सबको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे। किनके? लेखिका के।
तो हमारे भी बनते थे। जब बेगम साहिबा मुहर्रम पर अपने बच्चों को कपड़ा बनाया करती थी, तो उनके त्योहार पर लेखिका को भी उनके घर कपड़ा बनाया जाता था। और लेखिका के यहाँ कुछ त्योहार होता था, तो उस पर लेखिका के पुत्र को भी कपड़ा बनाया जाता था। लेखिका के पिता को बेगम साहिबा देवर साहब कहती थी। यह बहुत सुंदर रिश्ता था। लेखिका का एक भाई हुआ तो बेगम साहिबा ने उनका नाम मनमोहन रखी। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि उनके छोटे भाई का नाम वहीं चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी। किनके यहाँ? ताई साहिबा के यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सब सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। धन्यवाद।